हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के लेसन 1 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रह गए थे और इस वीडियो में उन्हें पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला अथवा प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। इस पुरास्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। इसकी खुदाई में निम्नलिखित विशिष्टताएं प्रकट हुई हैं। पहली विशेषता है सुनियोजित नगर। नंबर 1, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। नंबर 2, दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। नंबर 3, दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। नंबर 4, निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिनमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। नंबर 5, नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नंबर 6, नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चार दीवारी में प्रवेश द्वार थे। नंबर 7, नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरे हुए कई सेक्टर थे। नंबर 8, प्राय सभी बड़े मकानों में रसोईघर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे। नंबर 9, घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क की ओर नहीं खुलते थे। बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के आंगन तक ताक झांक न की जा सके। दूसरी हेडिंग, सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियाँ। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी सुव्यवस्थित सड़कें व नालियाँ थी। नंबर 1, सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। नंबर 2, सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। नालियाँ प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। नंबर 4, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई होती थी। इनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकतानुसार नालियों की सफाई की जा सके। नंबर 6, एक टोड़ा मेहराबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। तीसरी हेडिंग, विशाल स्नानागार, अन्नागार एवं भवन। नंबर 1, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोटि की पकी ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला स्टडी वियल नहीं है, आप इसको काट कर लेंगे विशाल। दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार है। इसमें ईंटों से बने 27 खंड ब्लॉक्स थे जिनमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे की कई कतारें थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का बना निशान मिला है। नंबर 3, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन 280 गुना 78 फुट
मिला है। इतिहासकारों के मतानुसार यह भवन किसी बड़े उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में एक सभाकक्ष भी था जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। अगली हेडिंग, कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। किंतु इतना आवश्यक है कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, मापतोल के एकरूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इसके प्रबल प्रमाण हैं। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाएं और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां, औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कताई, बुनाई एवं रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना आदि उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चौंदड़ो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। हेडिंग, शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल। विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादनों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, पकी मिट्टी, तांबा, टिन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियाँ, कोड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी आदि, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, फायंस, तकलियाँ, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, हड्डियाँ, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक थे। नेक्स्ट हेडिंग, कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत। विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़ मैदान के बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। नंबर 1, वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। कपास की खेती की जाती थी। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। नंबर 2, ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों एवं खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। चोलिस्तान, पाकिस्तान और बनावली जो हरियाणा में है से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी हैं कि वहाँ उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिलती थी। नंबर 3, हड्डियाँ विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मछलियों की हड्डियाँ, मछुआरों से, पक्षियों की हड्डियाँ तथा जंगली पशुओं की हड्डियाँ शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी। नंबर 4, लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं, औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी।
बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगाई जाती थी। नंबर 5, सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए फाइन जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। उदाहरण के लिए इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां से शंख सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था, अपनी बस्तियां स्थापित की थी। नंबर 7, वे कार्नियन मनके गुजरात से, सीसा दक्षिण भारत से और लार्जवर्द मनिया कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। नंबर 8, उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में सुरतगोई में अपनी बस्ती स्थापित की क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लार्जवर्द मनी के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। इसी प्रकार लोथल जो कार्लियन गुजरात में, भड़ोच, सैलकड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से एवं धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वे अभियान भेजकर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। नंबर 10, हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पुरावस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों से निकल के अंशों का मिलना दोनों के साझा उद्भव का परिचायक है। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वे बड़ी बड़ी नावों एवं बैलगाड़ियों पर अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे तथा उनके बदले धातुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले आते थे। इन क्षेत्रों से जब तब मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं से ऐसे संपर्कों का संकेत मिलता है। प्रश्न नंबर 8, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। स्टूडेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर बार क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। उत्तर, जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुरातत्वविद के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में सहायक रही हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि। कुछ अज्वलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। कुछ चीजें ही बची हैं जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पुरावस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के कर्मिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक समानताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। उदाहरण स्वरूप पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही हैं, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही। जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं,
पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समझ में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। कुछ मोड़ों पर भी अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं, तथा पत्थर की स्क्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा-कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बाँट, चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियाँ और अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकलते हैं, जिनमें कुछ असफल भी रहे। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर: हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। हंटर महोदय यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक शासन मानते हैं, किंतु पिगट और व्हीलर के मतानुसार सुमेर एवं अक्कड़ के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासन करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर दो राजधानियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु यह एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने तथा आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर, सफाई तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार मापतोल के एक रूप मानक संस्कृति, विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इन तथ्यों के प्रबल प्रमाण हैं कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ-जहाँ नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, वहाँ-वहाँ इस बात का पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे-धीरे नहीं हुआ, अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ। और अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था या इसलिए कि लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तन मिलने से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी और विभिन्न स्थलों पर सड़कों और नालियों के निर्माण का कार्य भी राज्य ने किया होगा। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहाँ की नागरिक व्यवस्थाओं की देखरेख और एक विशाल जल और निकास व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में
नाली बनी होती थी। गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजन का एक भाग थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रशासन द्वारा स्वयं भी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था तथा इनकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। यही कारण था कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल अथवा ईंधन के स्रोत के निकट स्थित होते थे और कुछ वहां स्थित थे जहां उनकी खपत सबसे अधिक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नागारों का मिलना इसका प्रबल प्रमाण है कि शासकों को सदैव प्रजाहित की चिंता रहती थी। इसलिए अनाजों को विशाल अन्नागारों में सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि किसी भावी आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10। पाठ्य पुस्तक के मानचित्र एक में उन स्थलों पर पेंसिलों से घेरा बनाएं जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान बनाएं जहां उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। उन स्थलों पर कै लिखिए जहां कच्चा माल मिलता था। उत्तर स्वयं करें।